हेलो दोस्तों, मैं महेश कोहली थिंक सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 61 से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है कॉस्मिक किरणों के संबंध में। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर में देखिए, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? फिर दूसरा क्या है, इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। ठीक है। तीसरा क्या है, यह बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ये सूर्य से उत्पन्न होती है। तो क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा? तो ये तीनों जो कथन है ये तीनों सही है। ठीक है। इसके विषय में ये जो कथन है ये गलत है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। यह विद्युत तरंगे होती है, तो ये विद्युत तरंगे एक्चुअली में नहीं होती है। कॉस्मिक किरणें जो होती है वो विद्युत तरंगे नहीं होती है। क्या होती है? सूर्य से उत्पन्न होती है। ठीक है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। यह उच्च ऊर्जा का विकिरण है जो मुख्यतः सौरमंडल के बाहर उत्पन्न होती है, और ये किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। अंतरिक्ष में ये लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। कौन से? तो कॉस्मिक किरणें। ठीक है। कॉस्मिक किरणें की खोज कब हुई है? तो 1912 में इसकी खोज हुई है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणों की खोज कब हुई है? तो 1912 में हुई है। और किसने खोज किया है? तो वैज्ञानिक विक्टर हेस के द्वारा की गई है। इसका नाम भी याद रखिएगा कि विक्टर हेस ने खोज की है। किसकी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की है। कब खोज की है? तो 1912 में खोज की है। तो ये किरणें क्या होती है? ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ठीक है। प्राश्रव्य जो तरंगे है उसकी आवृत्ति होती है। क्या कितनी होती है? देखिए 20 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे या 40 हर्ट्ज से नीचे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। 20 हर्ट्ज से क्या होती है? प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति उससे ऊपर होती है। ठीक है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्राश्रव्य जो शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य के कर्णों को सुनाई नहीं देती है। प्राश्रव्य जो ये शब्द है उन ध्वनि तरंगों के लिए उसका उपयोग में लाते हैं हम लोग जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि हम लोगों के कानों से सुनाई नहीं देती है। ठीक है। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का जो प्रयास है 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। इसलिए 20,000 से जो अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है। और 20,000 से जो अधिक आवृत्ति वाले जो ध्वनि होगा उसको हम लोग प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है। ठीक है। गाय की जो नस्ल जो है अधिक दूध देती है उसको क्या बोलेंगे? गंगातीरी गाय है, हरियाणी गाय है, या साहिवाल या थारपारकर गाय। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन होती है? तो साहिवाल नस्ल है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। देखिए ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये इसकी दूध देने की क्षमता सबसे अधिक होती है। किस गाय की? तो साहिवाल गाय की, साहिवाल गाय की। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? किसके किसके क्रॉस करके? तो दशहरी और नीलम का क्रॉस करने से कौन सा आम विकसित होता है? अल्फांसो आम, आम्रपाली, चौसा या मलिक्का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आम्रपाली आम जो है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित होती है। ठीक है। देखिए इसको व्याख्या में देख लेते हैं। आम की आम्रपाली किस्म जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा द्वारा, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कौन? पूषा द्वारा 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। ठीक है। 1971 में इसको विकसित किया गया था। अच्छा हम लोग और भी जान लेते हैं। आम का राजा इन चारों में से किसे कहते हैं? तो आम का राजा किसे कहा जाता है? तो जो ये अल्फांसो आम है इसको हम लोग आम का राजा कहते हैं। ठीक है। और अल्फांसो को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि कुछ कुछ राज्यों में इसको बादामी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको कांगड़ी हापुस भी बोला जाता है। ठीक है, कांगड़ी हापुस। और कहीं कहीं इसको गुड्डू भी बोला जाता है, गुड्डू नहीं गुडू, गुडू बोला जाता है इसे। ठीक है।
और ये जो अल्फांसो आम है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में इसको मुख्य रूप से ये पाई जाती है। और ये जो चौसा आम है ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और आम्रपाली और मल्लिका आम जो है ये दोनों बौनी प्रजातियाँ होती है और इसको आसानी से हम लोग अपने घर में लगा सकते हैं। इनका जो पौधा होता है आम्रपाली का और मल्लिका का, ये बहुत छोटा होता है पौधा, और छोटे पौधे में ही मतलब कि बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था, ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था, ठीक है। तो हम लोग का आंसर देखिए, ए 33.33%, 60.60%, 56% या 54.40%। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान काफ़ी अधिक है, किंतु यह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। 1950 से 51 में यह कितना था, तो 55.40% था, जो कि 1919 से 20 में यह घटकर कितना हो गया, तो 14.65% हो गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का मतलब कि जो ये अनुपात है ये क्या हो रहा है, घटते हुए आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जो योगदान है, ठीक है, किसका योगदान, तो कृषि का योगदान किसमें, तो सकल घरेलू उत्पाद में, वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। जो कि 50 से 51 में कितना था, 55.40 था, और जो कि 1920 में कितना हो गया, 14.65 हो गया है, ठीक है। अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, किसे बोलते हैं कि एक देश का जो सीमा के भीतर में जो भी कुछ उत्पादन किया जाता है, ठीक है, एक निश्चित समयावधि में उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अब ये उत्पादन हो सकता है निजी क्षेत्र सेक्टर के द्वारा, हो सकता है सार्वजनिक सेक्टर के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। जो निजी सेक्टर है उसको द्वारा हो सकता है, सार्वजनिक सेक्टर के द्वारा हो सकता है, इसको कोई अगर विदेशी के द्वारा भी हमारे देश में कुछ उत्पादन किया जाता है उसमें भी ये सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि एक देश की सीमा के भीतर में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है किसी के भी द्वारा, वो सब कुछ सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। तो आंसर हो जाएगा भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो हम लोग का व्याख्या देख लेते हैं इसमें। वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR की स्थापना 1942 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब की गई है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1942 में की गई है, ठीक है। इसका डेट को याद कैसे रखेंगे, देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो जिस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी वक्त इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है, ठीक है। भारत का प्रथम जो विमान वाहक पोत है कौन सा है, INS चक्र, INS कावेरी, INS कावेरी या INS विक्रांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत है, ठीक है। INS विक्रांत जो है वो भारत का पहला विमान वाहक पोत है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट के किस मेन्यू में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है, ठीक है। पावर पॉइंट के किस मेन्यू में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए। स्लाइड शो के मेन्यू में, व्यू मेन्यू में होता है, इंसर्ट मेन्यू या इंटरप्रेटर में होता है। तो हम लोग को पता है कि एक्शन बटन कहाँ होता है, तो स्लाइड शो मेन्यू में होता है, ठीक है। तो हम लोग यही आंसर हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मदर एक सेकेंड, 68 के बाद 69 हम लोग इधर जाएंगे ना। ये देखिए डाटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है, ठीक है। डाटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है, सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने के में डाटाबेस में बैकअप का उपयोग होता है, या सुरक्षा के लिए करते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए, या खोए हुए डेटा को वापस लाने हेतु करते हैं। तो बैकअप का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, खोए हुए डेटा को वापस लाने के लिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि डेटाबेस में बैकअप का उपयोग क्यों किया जाता है, खोए हुए डेटा को वापस लाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
तो हम लोग जो है बनाए भी हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। MS वर्ड का हम लोग, ये वर्ड नहीं है वर्ड होगा, MS वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं और साथ ही साथ हम लोग पेज मेकर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेज मेकर से हम लोग रिज्यूमे बना सकते हैं, या जो क्वेश्चन जो प्रिंट होता है, जो छपता है, तो उस पेज मेकर में ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। जो भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है वो किससे के थ्रू बनता है, तो पेज मेकर के थ्रू ही बनता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, C, A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक्सेसरीज को जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, बस बोलेंगे, या येस बोलते हैं। तो हम लोग को पता है कि ये पोर्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर एक्सेसरीज को जोड़ा जाता है। तो एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, स्टार टीवी का मालिक कौन है, तो स्टार टीवी का मालिक कौन है, टाटा ग्रुप है, रिचर्ड एटन बुरो, रिचर्ड ली या जॉर्ज लुका है। तो स्टार टीवी का मालिक कौन है, तो रिचर्ड ली, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, रिचर्ड ली हो जाएगा। रिचर्ड ली ने 1991 में इस स्टार ग्रुप का स्थापना किया था, ठीक है। और रिचर्ड ली जो थे 2016 में जो अमीर आदमियों की, धनी व्यक्तियों की जो लिस्ट थी उनमें, उस लिस्ट में ये 15वें स्थान पर थे, ठीक है, रिचर्ड ली। तो ये भी जान लिए इनके बारे में। चलिए, पंचशील की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। तो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या होती है जानेंगे। निर्गुणता होती है, या आर्थिक सहयोग एवं विकास होता है, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, या देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर D हो जाएगा, देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हो, ठीक है। पंचशील का मुख्य विशेषता होती है। ये जो पंचशील वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो बौद्ध शिलालेख है उससे लिया गया है। और किसने लिया है, तो उसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये लिया गया है, ठीक है। देखिए, इसको व्याख्या में भी हम लोग देख लेते हैं। पंचशील भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है और इसकी मुख्य विशेषता दूसरे देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास है। यह समझौता भारत और चीन के साथ 1954 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली नहीं था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनता है, ठीक है। एंथोनी इंडियन नहीं था, विंस्टन चर्चिल या हेराल्ड विल्सन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ये जो था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में क्या था कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। आइए व्याख्या में देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और इटली प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और उसके बाद 1945 में कौन मतलब कि बन गया ये प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, तो क्लीमेंट एटली, ठीक है। मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। और इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व में क्या होता है कि हम लोग का जो देश है वो आज़ाद होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। देखिए, सोवियत संघ 1922 से लेकर 1991 तक की अस्तित्व में रहता है, ठीक है, सोवियत संघ। तो इसमें जो 1991 में क्या होता है कि सबसे पहले कौन सा गणराज्य इससे अलग होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका विघटन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले रूस होगा, या इस्टोनिया, या लुथानिया, या यूक्रेन। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इस्टोनिया, ठीक है। ये क्या होता है कि 1991 में सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होता है। देखिए, 1991 में बोरिस येल्तसिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए, ठीक है। और फिर गोरबच्चोव के इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया और सबसे पहले एस्टोनिया अगस्त 1991 में, फिर लुथानिया और लाटविया अलग हुए। सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बंट गया, जिसमें से 11 ने स्वतंत्र राष्ट्रकुल का गठन किया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सोवियत संघ कितने राज्यों में बंट गया, फिर तो 15 राष्ट्रों में बंट गया, जिसमें से 11 ने स्वतंत्र राष्ट्रकुल का गठन किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, ठीक है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित जो धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, सिस्टम ऑफ चैरिटी कहते हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव या फिर चैरिटी फॉर ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहेंगे इसको, ठीक है। आइए इसका विस्तार में देख लेते हैं। मदर टेरेसा ने 1950 में सतत सेवा कार्य की दिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1952 तथा 53 में मरनासन लोगों के लिए क्रमशः निर्मल हृदय, ठीक है, 1952 में निर्मल हृदय, 1953 में प्रथम अनाथालय की स्थापना की। यह मूल कहाँ की थी मदर टेरेसा? तो अल्बानिया की मूल निवासी थी। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि मदर टेरेसा कहाँ की मूल निवासी थी? तो ये अल्बानिया की मूल निवासी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हम लोगों को सत्य कथन इसमें से बांचना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 कथन है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का संघीय प्रणाली है, तो अमेरिका में क्या संघीय प्रणाली है? तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है। भारत में सरकार का संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली है, तो देखिए ये सही है। हम लोग का आंसर क्या? भारत में सरकार का संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली है, ठीक है। तो हम लोग का और बाकी पढ़ना ही नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ये भी नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, तो ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर केवल बी हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर केवल बी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक एक मिनट। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली देखने को मिलती है, जहां अमेरिका में दोहरी नागरिकता के विपरीत एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता के विपरीत एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता क्या होती है कि जैसे किसी देश में एक नागरिकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई जाए तो अमेरिका में उसको नागरिकता मिल जाता है, तो इसी को दोहरी नागरिकता मिलती है, मतलब 2 देशों में नागरिकता होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? 6.5 फीट की होती है, 5.5 फीट की, 5 फीट की या 4.5 फीट की होती है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो रेलवे की बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच में दूरी 5.5 फीट या 1.6 मीटर की होती है, ठीक है। और छोटी लाइन की पटरियों के बीच में 1 मीटर की होती है, और संकली लाइन की पटरियों के बीच में 0.61 मीटर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन आ गया। चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन क्या है? तो ये छुआछूत को रोकने के लिए आंदोलन है। बी नंबर ऑप्शन क्या है? देखिए, तो वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। एक सेकेंड, हाँ, तो बी नंबर ऑप्शन क्या है? वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है चिपको आंदोलन? तो वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है, जो कि कहाँ पर किया गया था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था, जो उत्तराखंड उस वक्त उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है। तो उस वक्त वृक्षों को बचाने के लिए पर्यावरण संबंधित आंदोलन है ये, ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण की रक्षा से है। उस लोग क्या किए थे उस वक्त? अच्छा, ये आंदोलन हुआ वो कहाँ पर था? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में होता है ये, ठीक है। वो भी कब हुआ है? तो 1973 में हुआ है, ठीक है। कौन से जिले में हुआ है? तो चमोली जिले में। जिले का नाम क्या है? तो चमोली, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा, इस आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, इस आंदोलन के जन्मदाता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आज के लिए। एस्परांटो क्या है? ठीक है, एस्परांटो क्या है? यह लैटिन अमेरिका का एक सर्वोच्च पर्वत है, स्पेन का बंदरगाह नगर है, एक खेल का नाम है, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो ठीक है,
तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्या है? एस्पेरांटो। ये एक कृत्रिम भाषा है जो विश्व भाषा के रूप में काम करने के लिए बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो एल जेमिनहॉफ के द्वारा। ठीक है, एल जेमिनहॉफ के द्वारा बनाई गई है। और कब बनाई गई है? तो 1887 में इसका बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एस्पेरांटो क्या है? तो एक कृत्रिम भाषा है जो कि 1887 में बनाई गई है। एल जेमिनहॉफ के द्वारा बनाई गई है। तो आज हम लोग यही इस वीडियो को रोकते हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने दोस्तों को आप अपने जानते हैं, ठीक है, जितने लोगों को जानते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि ये वीडियो उन लोगों के काम का है, आपको लगता है, तो आपको ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। आपने अपना कीमती समय मुझको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।